जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य में राघव तिवारी आप सबका एस क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम मॉडल पेपर 2023 का शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आगम शोधन खाता और रोकड़ खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आगम शोधन खाता और रोकड़ खाता में अंतर, और रोकड़ खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर के रूप में अगर हम लिखें आगम शोधन खाता, जिसे हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट भी कहते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं, तो इसमें हम अंतर देखें चलिए जी, आगम शोधन खाता एवं रोकड़ खाता में अंतर। आगम शोधन खाता एवं रोकड़ खाता में अंतर। क्रम संख्या अंतर का आधार आगम शोधन खाता एवं रोकड़ खाता। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट के अंदर अंतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले तिथि का उल्लेख। इस खाते में लेन देन तिथि के क्रमानुसार नहीं लिखे जाते। लेन देन तिथि के क्रमानुसार नहीं लिखे जाते हैं। मतलब जो भी लेन देन होगा क्रम से नहीं लिखा जाएगा। इस खाते में रोकड़ खाते में लेन देन तिथि के क्रमानुसार लिखे जाते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर में आए खाता पृष्ठ संख्या, जिसको हम लेजर नंबर कहते हैं। इसमें
आगम शोधन खाते में, इसमें खाता पृष्ठ संख्या का कॉलम नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें रोकड़ खाते में होता है, इसमें खाता पृष्ठ संख्या का कॉलम होता है दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, बनाने का आधार यह खाता आगम शोधन, यह खाता रोकड़ बही कैश बुक, रोकड़ बही के आधार पर बनता है। वस्तुतः यह रोकड़ बही का सारांश होता है। रोकड़ बही कैश बुक के आधार पर इसको बनाते हैं आगम शोधन को, और उसका एक सारांश है। यह खाता तिथिवार क्रम में तिथिवार क्रमानुसार वास्तविक लेनदेनों के लेनदेन पर बनता है। यह रोकड़ लेनदेनों का विस्तृत रूप है। लेनदेन का विस्तृत रूप है। यह रोकड़ लेनदेन का विस्तृत रूप है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन के लिए इसे कैश बुक को हम बनाते हैं। अगला है बनाने की तिथि। चौथा, बनाने की तिथि। इसे आगम शोधन, इसे वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। इसे वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। यह प्रतिदिन बनाया जाता है। रोकड़ खाता प्रतिदिन बनाया जाता है। यह प्रतिदिन बनाया जाता है। पांचवा कह रहा है बनाने वाले
पक्षकार कौन इसे बनाता है? इसे इसे गैर व्यापारिक आगम शोधन रिसीव पेमेंट, इसे गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। इसे सभी व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं। इसे सभी व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं। छठवां, खाते की प्रकृति। खाते की प्रकृति, यह एक स्मरणार्थ खाता है। यह एक स्मरणार्थ खाता है, मतलब याद रखने के लिए इसे बनाते हैं। ठीक। और यह मुख्य पुस्तक है। रोकड़ भाई क्या है? यह मुख्य पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 21, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट के बीच में अंतर पूछा था, देख लीजिए, लिख दिया आपके सामने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, औसत लाभ के आधार पर औसत
लाभ के आधार पर, औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना करने की विधि को उदाहरण सहित समझाइए। आंसर, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट मेथड, विधि। अब देखिए इस विधि में होता है क्या है, ख्यात की गणना करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए कई वर्षों के लाभों को जोड़कर वर्षों की संख्या से भाग देकर औसत लाभ निकालते हैं और उस औसत लाभ में, ठीक ना, दिए गए नंबर परचेज या क्रय वर्षों को गुणा करके हम क्या करते हैं, ख्यात की गणना कर लेते हैं। इसका फार्मूला होता है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इक्वल होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जितने प्रॉफिट है सारे प्रॉफिट को जोड़ेंगे, घटा देंगे और नंबर ऑफ ईयर जितने वर्ष का दिया होगा उतने वर्ष के से हम भाग दे देंगे तो आएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल इक्वल होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू मतलब मल्टीप्लाई इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये फार्मूला है, इस आधार पे हम लगाते हैं। चलिए आइए एक उदाहरण पूछा है, एग्जाम्पल लगाते हैं। उदाहरण किसी साझेदारी फर्म के 5 वर्षों का लाभ क्रमशः 10,000, 20,000, 25,000, 15,000, 35,000 रुपये है। 35,000 रुपये है। पिछले 5 वर्षों के आधार पर 3 वर्ष के क्रय मूल्य 3 वर्ष के
क्रय मूल्य के आधार क्रय मूल्य पर फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। चलिए जी, आइए जी। सबसे पहले मेरे पास कितने वर्ष का लाभ दिया हुआ है? 5 वर्षों का। तो सबसे पहले क्या प्रॉफिट देखिए क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है कितने वर्ष का? 5 ईयर का। 5 ईयर कितना दिया हुआ है? 10,000, 20,000, 25,000, 15,000 और कितना दिया हुआ है? 35,000 दिया है। नंबर ऑफ ईयर आपका सीधे सीधे यहाँ लिखा हुआ है 5 वर्ष। कितना दिया है? 5 ईयर के दिए। परचेज ऑफ ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया है? 3 वर्ष, 3 ईयर दिया है। क्रय ख्यात की गणना करना, तो आइए जी निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर मेरा क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को जोड़ देंगे, लॉस होता तो लॉस को घटा देंगे। टोटल प्रॉफिट है, चलिए 10,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 35,000 बटे 5। ठीक ना? चलिए 10, 20, 30, 20, 50, 50 और 10, 60, 60, 10, 70 और 70 और 30, 1,05,000। 1,05,000 बटे 5। 1,05,000 बटे 5। अब 5 से काटें। 5 दूना 10, 5 एकम 5, अर्थात आएगा मेरा 21,000। कितना आएगा? 21,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट। क्या आया? 21,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए? गुडविल चाहिए। गुडविल इक्वल क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज दिया। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 21,000। नंबर ऑफ परचेज ये मेरा 3 वर्ष दिया है, 3 से गुणा कर दीजिए, आएगा मेरा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 63,000 रुपये। अर्थात मेरा ये आंसर आ गया। 22 नंबर क्वेश्चन लग गया, देख लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। 23 नंबर पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। आंसर ग्रुप में हम पूर्वाधिकार अंश के बारे में जानते हैं। प्रेफरेंशियल क्या होता है? पूर्वाधिकार अंश जिन्हें एक अधिकार प्राप्त हो, लाभांश प्राप्त करने का, ठीक ना, शोधन के समय अपनी धनराशि को प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त हो, ऐसे अंशों को क्या करते हैं? पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक, और इसके प्रकार हैं, इसको हम पॉइंट में समझा देते हैं और आप इसको लिख सकते हैं। पूर्वाधिकार अंश सबसे पहले लिखते हैं पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंशियल पूर्वाधिकार अंश से आशय उस अंश से है। पूर्वाधिकार अंश से आशय उस अंश से है, उस अंश से है जिसे या जिसके या जिसके अंशधारियों को, जिसके अंशधारियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हों। वो अधिकार क्या है? पहला है निश्चित दर के आधार पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। निश्चित दर के आधार पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा, कंपनी के समापन की दशा में, कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार। पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार। अगर किसी भी एक अंशधारी को ऐसे अधिकार है कि समापन के समय पहले अपना पूंजी प्राप्त करे और क्या कहते हैं, एक निश्चित दर से उसे लाभ प्राप्त हो, तो ऐसे अंशधारी के अंश क्या कहलाएंगे? पूर्वाधिकार प्रेफरेंशियल कहलाएंगे। अब आइए पूर्वाधिकार अंश के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंश के निम्नलिखित प्रकार हैं।
पूर्वाधिकार अंश के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है संचयी पूर्वाधिकार। संचयी पूर्वाधिकार। दूसरा है असंचयी पूर्वाधिकार। तीसरा है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। चौथा है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। पांचवा है शुद्ध पूर्वाधिकार अंश। और छठवां है अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश। सातवां है अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश। अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश। और आठवां है अतिरिक्त लाभ रहित पूर्वाधिकार। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं सबसे पहला संचयी पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश जिसके अंशधारियों को किसी वित्तीय वर्ष का लाभ में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार अगले वर्ष भी प्राप्त हो उसे हम संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अर्थात 2025 में लाभ नहीं हुआ तो 2026 में उस लाभ को रिजर्व के रूप में रख दिया जाएगा। अगले साल जब 2026 में लाभ होगा तब वो प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके के पूर्वाधिकार में क्या कहते हैं संचयी पूर्वाधिकार में। और संचयी पूर्वाधिकार ठीक इसी का अपोजिट वे पूर्वाधिकार जिनके अंशधारियों को किसी वित्तीय वर्ष का लाभांश अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने का अधिकार न हो उसे हम असंचयी पूर्वाधिकार कहते हैं। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार वे पूर्वाधिकार जिसे अंशधारियों की इच्छा पर एक निश्चित समय के बाद क्या कहते हैं समता अंशों में परिवर्तित किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे परिवर्तनशील पूर्वाधिकार कहेंगे। और परिवर्तनशील पूर्वाधिकार वे पूर्वाधिकार जिनके अंशधारियों क्या कहते हैं कंपनी अपने जीवन काल में क्या कहते हैं समता अंशों में परिवर्तित नहीं करती है उसे हम अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार कहते हैं। अगला है शुद्ध पूर्वाधिकार वे पूर्वाधिकार जिसे कंपनी अपने जीवन काल में क्या कहते हैं भुगतान कर एक निश्चित समय के बाद पूर्ण अंशों का भुगतान कर देती है वे शुद्ध पूर्वाधिकार कहलाते हैं। भारत में शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करने का ही प्रावधान है। अगला है अशुद्ध पूर्वाधिकार वे पूर्वाधिकार जिसे कंपनी अपने जीवन काल में शोधन न करे अर्थात पूर्ण भुगतान न करे कंपनी के समापन की दशा में ही करे तो ऐसे पूर्वाधिकार शुद्ध पूर्वाधिकार कहलाते हैं।
अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकारण से अतिरिक्त लाभ सहित एक भागयुक्त पूर्वाधिकारण वे पूर्वाधिकारण जिनके अंशधारियों को कंपनी के बचे लाभ में भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो, वे अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकारण कहलाते हैं। और अतिरिक्त लाभ रहित पूर्वाधिकारण किसी का अपोजिट वो पूर्वाधिकारण जिसके अंशधारियों को कंपनी के बचे शेष लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार न हो, अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार कहलाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, इसे देख लें, इसे आप देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? कह रहा है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के महत्व का वर्णन कीजिए। महत्व का वर्णन कीजिए। आंसर के रूप में वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय वित्तीय विवरणों में दी गई वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय वित्तीय विवरणों में दी गई सूचनाओं के अवलोकन सूचनाओं के आलोचनात्मक परीक्षण करने
परीक्षण करने, आलोचनात्मक परीक्षण करने, आलोचनात्मक परीक्षण करने, करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया से है, प्रक्रिया से है, प्रक्रिया से है, जिससे सूचनाओं को समझा जा सके, जिससे सूचनाओं को समझा जा सके, उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकें, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकें, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकें तथा उचित निर्णय लिए जा सकें, तथा उचित निर्णय लिए जा सकें, उचित निर्णय लिए जा सकें। कहने का मतलब ये है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण शास्त्र, जो वित्तीय विवरण है, फाइनल एनुअल स्टेटमेंट है, उसमें दिए गए सूचनाओं के आधार पर निर्णय निकालना, निष्कर्ष निकालना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। इसकी आवश्यकता या महत्व क्या है, आइए हम देखते हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण की आवश्यकता या महत्व। वित्तीय विवरण विश्लेषण की आवश्यकता या महत्व एक ही बात है। इसके निम्नलिखित महत्व हैं। कौन कौन से महत्व हैं इसको देखते हैं। पहला है अंश पूंजी विश्लेषण। अंश पूंजी विश्लेषण, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, व्यवसाय में शेयर कैपिटल की मात्रा, उसकी स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं, इसलिए ये इसका महत्व है। अगला ऋण विश्लेषण, दूसरा है ऋण विश्लेषण। वित्तीय विवरण विश्लेषण के आधार पर हम किसी भी कंपनी में ऋण की स्थिति क्या है, लोन की कंडीशन क्या है, क्या शर्तें हैं, किस आधार पर लोन का भुगतान हो रहा है या समय से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में विश्लेषण किया जा सकता है। प्रभार की स्थिति क्या है ऋण पे, इस सब चीज़ के बारे में हम पता कर सकते हैं, इसलिए इसका महत्व भी है। अगला है साख विश्लेषण। तीसरा है साख विश्लेषण। वित्तीय विवरण विश्लेषण के आधार पर किसी भी कंपनी की गुडविल के बारे में हम पता कर सकते हैं कि उसकी गुडविल की क्या स्थिति है, ठीक ना, मार्केट में। तो इसके बारे में हम पता कर सकते हैं इसके माध्यम से किसी भी कंपनी के साख की को, इसलिए क्या इसका एक महत्व है। अगला है लाभांश निर्णय। चौथा है लाभांश निर्णय। वित्तीय विवरण के विश्लेषण के आधार पर हम किसी भी व्यवसाय किसी भी कंपनी के लाभांश की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है और उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि लाभांश किस आधार पर बांटा जाए ताकि कंपनी और अंशधारी किसी को भी नुकसान न हो। अगला है नियामक अनुपालन। पांचवा है नियामक
अनुपालन। स्कंद विपणियां या सीबी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हमें वित्तीय विवरण का विश्लेषण करना अनिवार्य होता था। जो भी कंपनियों को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे सीबी हो गया, चाहे स्कंद विपणी कंपनियां हो गई, इनके निर्देशों को ध्यान में रखते हुए या उनके निर्देशानुसार हमें क्या कहते हैं, वित्तीय विवरण विश्लेषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए अभी इसका एक महत्व है। अगला है व्यवसाय संचालन विश्लेषण। छठवां है व्यवसाय संचालन विश्लेषण। किसी भी कंपनी का व्यवसाय का संचालन किस आधार पर किया जा रहा है, क्या बेस बनाया गया है, इसके बारे में हम वित्तीय विवरण विश्लेषण के आधार पर ही उसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए यह क्या है, उसके लिए आवश्यक है और क्या है, इसका महत्व भी है। अगला है विलयन या अधिग्रहण। विलयन एवं अधिग्रहण। अगर कोई कंपनी एक दूसरे में विलय हो रही है अर्थात एक दूसरे में मर्ज हो रही है, ठीक, या कोई कंपनी किसी कंपनी को अपने में मिलाने का काम कर रही है, अधिग्रहित कर रही है, तो उस दशा में व्यवसाय की, उस कंपनी की व्यवसाय की स्थिति क्या है, इसका अध्ययन करने के लिए वित्तीय विवरण विश्लेषण को ही आधार बनाया जाता है। इसलिए इसका महत्व है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 लग गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक कंपनी की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। कंपनी की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। कंपनी की प्रमुख विशेषताएं। कंपनी क्या है, कृत्रिम व्यक्ति के रूप में काम करती है, ठीक ना, जिसे विधान द्वारा निर्मित किया जाता है। आइए जी, कंपनी की परिभाषा। कंपनी की परिभाषा लिख लेते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 में कंपनी की परिभाषित किया गया है। लिख लेते हैं इसको, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2
उपधारा 20 के अनुसार कंपनी से आशय या कंपनी उसे कहते हैं, ऐसे लिखते हैं क्रिया, ऐसे कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ है। किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ है। मतलब कोई भी कंपनी से आशय उस कंपनी से है या उस संस्था से है जो 2013 कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है या इससे पूर्व कंपनी अधिनियम 1956 भारतीय कंपनी 1956 के अधीन पंजीकृत है, या फिर भारत से बाहर की जो भी कंपनी अधिनियम होंगे उसके अंतर्गत पंजीकृत है, वे क्या कहलाएंगी कंपनियां। यहाँ हम भारत की बात करें तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 और भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन जो कोई भी कंपनी पंजीकृत है वह क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। यही कह रहा है कि जिसका समावेशन इस अधिनियम मतलब 2013 या इससे पूर्व 1956 के अधीन किया गया है वह क्या कहलाएगा, कंपनी कहलाएगा। कंपनी की विशेषताएं आइए देखते हैं। कंपनी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या है, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। विधान मतलब कंपनी अधिनियम के अधीन यह एक संस्था के रूप में कार्य करता है, इसका निर्माण किया जाता है, अधिक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कृत्रिम व्यक्ति वह व्यक्ति जिसे मनुष्यों के द्वारा बनाया गया था। क्या कहते हैं, संस्थाएं हो गई, कंपनी हो गया, साझेदारी अधिनियम हो गया, या फिर जो भी चीज़ें जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया वह क्या कृत्रिम व्यक्ति कहलाते हैं। तो इसलिए विधान द्वारा मतलब एक नियम के अनुसार जो कंपनी अधिनियम है उसके अधीन ही इसका निर्माण किया जाता है, इसलिए कृत्रिम व्यक्ति के रूप में यह होता है। अगला है अस्थायी अस्तित्व। दूसरा है अस्थायी अस्तित्व। इसका जो अस्तित्व होता है अस्थायी होता है, अर्थात कंपनी के जो मेंबर हैं वे कंपनी को छोड़ के अलग होने पर इनका अस्तित्व खत्म नहीं होता। ये अस्थायी अस्तित्व मतलब एक बार बन गया तो बना ही रहेगा जब तक इसका समापन न किया जाए। अगला है अलग स्वतंत्र अस्तित्व या पृथक अस्तित्व। अलग स्वतंत्र अस्तित्व। अलग स्वतंत्र अस्तित्व या पृथक अस्तित्व का मतलब ये है कि कंपनी के मेंबर जो सदस्य हैं और कंपनी के दोनों के बीच का अलग संबंध होता है। ठीक ना, कंपनी के मेंबर के आने और जाने से कोई कंपनी पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसका एक अपना अस्तित्व अपना वजूद होता है। अगला है सीमित दायित्व। चौथा है
सीमित दायित्व। कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सामान्यतः सीमित होता है, सामान्यतः तो सीमित होता है, साझेदारी की तरह असीमित नहीं होता। अर्थात एक बार जितनी पूंजी देने का वादा कर चुके, जितना उतना वादा पूरा करने के बाद कंपनी के सदस्यों से कंपनी के संचालक मंडल अतिरिक्त धन की आवश्यक मांग नहीं कर सकता था। इसलिए इसमें दायित्वों का क्या होता है? सीमित होता है दायित्व। अगला सार मुद्रा, पांचवा है सार मुद्रा। जब एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कार्य करता है तो अपने आइडेंटिटी देने के लिए, अपनी क्या कहते हैं, पहचान देने के लिए एक सिग्नेचर की आवश्यकता होती है, जो एक मुद्रा, सार मुद्रा होती है, जिसके आधार पर अपनी पहचान को बनाए रखता है। कंपनी की क्या होती है? सौर मुद्रा होती है। अगला है हस्तांतरण योग्य अंश। छठवां है हस्तांतरण योग्य अंश। कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण कर सकती है, ठीक ना। उनके अंश सदस्य जो अंशधारी हैं अंशों को एक दूसरे को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगला लोकतांत्रिक प्रबंध। सातवां है लोकतंत्री प्रबंध। लोकतंत्री प्रबंध मतलब इसका जो भी संचालक होता है, संचालक मंडल, एक समूह, एक सभा के अंतर्गत गठित किया जाता है और बहुमत के आधार पर इसमें कोई भी निर्णय लिए जाते हैं और उस निर्णय को मानकर उस निर्णय के आधार पर कार्य किए जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र के आधार पर काम करता है। अगला है कंपनी एक नागरिक नहीं है। कंपनी एक नागरिक नहीं है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है लेकिन एक नागरिक नहीं, अर्थात इसको मत देने का अधिकार नहीं होता। इनके सदस्यों को मत देने का अधिकार है। देश की जो भी चुनाव होते हैं या जो भी कंडीशन है उसमें मत देने का अधिकार सदस्यों के, कंपनी को नहीं। कंपनी मत नहीं दे सकती क्योंकि कृत्रिम व्यक्ति, इसलिए नागरिकता इसको नहीं है, इसलिए नागरिक के रूप में काम नहीं करता। अगला है सदस्यों की न्यूनतम या अधिकतम संख्या। सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या। निजी कंपनी की दशा में, निजी कंपनी की दशा में न्यूनतम, निजी कंपनी की दशा में न्यूनतम 2, अधिकतम 200 तक, न्यूनतम 2 या 50, ठीक ना, या अधिकतम 200 तक का निर्धारण है। और सार्वजनिक कंपनी की दशा में, सार्वजनिक कंपनी की दशा में न्यूनतम 7, अधिकतम अंशों की सीमा तक, अंशों की सीमा तक। मतलब जितने अंश निर्गमन किए जाएंगे उतने सदस्य इसके हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कोई भी सीमा नहीं, अधिकतम पे कोई सीमा नहीं सार्वजनिक कंपनी दशा में। अगला है कंपनी की समाप्ति। 10वां है कंपनी की समाप्ति। जैसे विधान के द्वारा, कंपनी अधिनियम के द्वारा कंपनी का निर्माण होता है, वैसे कंपनी विधान के अंतर्गत ही इसका समापन किया जाएगा। ये कंपनी की विशेषता है। इस तरीके से कंपनी की विशेषता हम देख ली। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, कंपनी एवं साझेदारी में आप किसे उचित समझते हैं और क्यों? कंपनी एवं साझेदारी में आप किसे उचित समझते हैं, किसे उचित समझते हैं और क्यों? और क्यों? आइए आंसर लिखते हैं इसका। इसके अंतर्गत हम सीधे सीधे कंपनी की क्या कहते हैं, कंपनी के गुण एवं कंपनी के दोष, साझेदारी के दो गुण और दोष के बारे में लिखेंगे और निष्कर्ष के रूप में लिख देंगे। चलिए आइए लिखते हैं पहला कंपनी। पहला लिखते हैं क्या, कंपनी की विशेषता, विशेषता या गुण। कंपनी की विशेषता या गुण के अंदर ज़्यादा नहीं 3-4 पॉइंट ही लिखेंगे। पहला क्या है, सीमित दायित्व। पहला क्या होता है, सीमित दायित्व। कंपनी का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, अतः इसके सदस्यों को अपने दायित्व के पूरा करने के बाद उससे ज़्यादा धनराशि देने की आवश्यकता नहीं होती। अगला अलग कानूनी अस्तित्व। अगला होता है पृथक अस्तित्व। इन कंपनी और कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व क्या होता है, अलग होता है, ठीक ना। अगला है अधिक पूंजी जुटाने की क्षमता। तीसरा है अधिक पूंजी एकत्रित करने की क्षमता, मतलब कंपनी अपने पूंजी अंशधारियों से क्रय करती है, अंश बेच के क्रय लेती है, तो इस तरीके से इसको अधिक मात्रा में पूंजी जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाता है। ये इसके क्या है। अगला है निरंतर अस्तित्व। चौथा निरंतर या अस्थायी अस्तित्व। अस्थायी अस्तित्व मतलब इसका अस्तित्व अस्थायी होता है, निरंतर चलता रहता है। इसके अस्तित्व को हम खत्म नहीं कर सकते जब तक इसका समापन नहीं किया जाएगा। ये इसकी विशेषताएं या गुण हैं। अब इसकी कमियां भी लिख लें। कंपनी के दोष, कंपनी के दोष क्या हैं। पहला है कंपनी के गठन मतलब उसके सम्मेलन में कानूनी औपचारिकताएं, संगठन में वैधानिक औपचारिकताएं, मतलब एक कंपनी को बनाने के लिए आपको वैधानिक औपचारिकताएं करना पड़ेगा। संचालक मंडल बनेगा, संचालक मंडल किसी कंपनी के उद्देश्यों को क्या कहते हैं बनाने का कार्य करेंगे। उसके लिए पार्षद सीमा नियम तैयार करेंगे, क्या उद्देश्य होगा, नाम क्या होगा, स्थान वाक्य दायित्व सारी चीज़ों का निर्माण करेंगे। तब जाके वो कंपनी का सम्मेलन करने का काम क्या करते हैं, रजिस्टर्ड कराने का काम करेंगे। इस तरीके से बहुत सी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा। तो कंपनी बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, समय अधिक लगता है, ठीक ना। पहली कमी इसकी हो गई। दूसरी कमी ये है
दूसरा है नियंत्रण में लचीलापन कम। नियंत्रण में लचीलापन की कमी। मतलब इसका नियंत्रण जो है लचीलापन नहीं होता, अतः इसको हम आसानी से क्या करते नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि संचालक मंडल होगा, बहुत से अधिक मेंबर होंगे, सबकी अलग अलग मनसान धारणाएं होंगी, जिसके कारण इसका नियंत्रण अधिक आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसके दोष हो गए। अब ये साझेदारी के लिख लेते हैं। दूसरा, साझेदारी को क्या हम उचित मानते हैं? दूसरा है साझेदारी को हम क्यों उचित मानते हैं, अर्थात इसके गुण, अर्थात साझेदारी के गुण या विशेषता, इसकी विशेषता के रूप में अगर हम चलें तो सबसे पहले है साझेदारी के गठन आसान और कम खर्चीला जो साझेदारी होता है उसका गठन, जो समामेलन बहुत कम समय में कर सकते हैं और कम खर्चे में कर सकते हैं। ठीक, अगला है निर्णय लेने में सरलता। निर्णय लेने में सरलता। साझेदारी में सदस्यों की संख्या कम होती है, 1 2 3 4 5 जो भी हो, इसलिए वे आसानी से किसी भी निर्णय तक पहुंच सकते हैं। ये इसके गुण हैं या विशेषता है। तीसरा है आपसी विश्वास पर आधारित। तीसरा है आपसी विश्वास पर आधारित। जो आपका साझेदारी होता है विश्वास पे आधारित होता है, एक दूसरे साझेदार में विश्वास के कारण चलता है। अब इसके दोष देखते हैं, साझेदारी के दोष। साझेदारी के दोष या कमी क्या है, देखिए। आइए इसकी कमियां भी देख लेते हैं। पहला है असीमित दायित्व। साझेदारों में क्या होता है कि साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धन ले आने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका एक दोष है। अगला है साझेदारों के बदलने में पर स्थिरता। साझेदारों के बदलने पर अस्थिरता पर अतः जब साझेदारी परिवर्तन होता है तो साझेदारी का विघटन हो जाता है। अपने आप नए साझेदार आएंगे या नए साझेदार जाएंगे, पुराने साझेदार जाएंगे, तो उस दशा में साझेदारी का भी विघटन हो जाता है। ठीक है, स्थिरता अस्थिर बना होता है, ये इसकी दोष है। अगला है पूंजी एकत्रित करने में सीमित क्षमता।
जब साझेदारी में कम सदस्य होते हैं तो एक दूसरे को पूंजी एकत्र करने में कम समय क्या करते हैं, अधिक मेहनत करना पड़ता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हर साझेदार अधिक मात्रा में पूंजी ले आ सके, तो इसलिए पूंजी को एकत्र करने में इनकी मात्रा सीमित होती है। ये इसकी कमियां हैं। तो अब निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष के रूप में इनके दोषों और विशेषताओं को देखते हुए हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि छोटे एवं मध्यम व्यवसाय के लिए जहां साझेदारी उपयोगी है, वहीं बड़े एवं जोखिम पूर्ण और दीर्घकालीन व्यवसाय के लिए कंपनी उपयोगी होता है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में सीमित दायित्व एवं स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए कंपनी को हम उचित कह सकते हैं। मतलब समय एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते कंपनी क्या है, सीमित दायित्व वाली है, इसलिए कंपनी क्या उपयोगी है, उचित है। ठीक ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 26 तक देख लिए, अगला उत्तर देख लिए। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।